डियर स्टूडेंट्स, मैं शैली और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ सिगमंड फ्रायड। हम लोग व्यक्तित्व के अनेक सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं, लेकिन उनमें एक अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत जो कि काफ़ी चर्चित भी रहा, उस सिद्धांत को फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत मनुष्य की मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण करता है और उसके आधार पर वह मनुष्य के व्यवहार को बताने का प्रयास करता है। इसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार का कारण उसके चेतन और अचेतन मन के कारण होता है, ये समझाया गया है। आज हम मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ फ्रायड के बारे में भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। फ्रायड ने अपना मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत दिया। मनोविश्लेषण जो होता है यानी कि साइको एनालिसिस है ना, मनोविश्लेषण मतलब मन का विश्लेषण करना और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करना। सिगमंड फ्रायड जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने कुछ मनोवैज्ञानिक विचारों का समुच्चय बताया मनोविश्लेषण को। उन्होंने बताया कि कुछ विचार जो हमारे मन में चलते हैं, वो विचार उनका विश्लेषण करना है ना, वो सारे जो विचारधाराएं हैं उनका विश्लेषण करना मनोविश्लेषण कहलाता है। इस मनोविश्लेषण की विचारधारा में अनेक मनोवैज्ञानिक और आए और उन्होंने योगदान दिया अपनी बातों को जोड़कर। मनोविश्लेषण के संबंध में ये कहा जा सकता है कि मुख्यतः मनुष्य के मानसिक क्रियाओं और व्यवहारों, उन दोनों का अध्ययन करके उसके व्यक्तित्व के बारे में हम कुछ बातें पता लगा सकते हैं और अध्ययन कर सकते हैं। मनोविश्लेषण क्यों किया जाता है उसके संबंध में ये कहा जा सकता है कि इसके द्वारा हम व्यक्ति के मस्तिष्क की परीक्षा कर सकते हैं। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किन बातों के बारे में क्या सोचता है, अगर उसको कोई मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं उनके कारणों का पता लगा सकते हैं और साथ ही साथ मनुष्य के व्यवहार में उसके मानसिक संघर्षों का, उसके दिमाग में चलने वाली बातों का, अचेतन मन का कितना योगदान है, उन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के व्यवहार को समझ सकते हैं। यह मनोवैज्ञानिक या भावनात्मक रोगों की चिकित्सा का भी एक साधन हो सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कोई मनोवैज्ञानिक समस्याएं होती है या उनके स्वप्न दोषों के बारे में, या उनको अगर किसी इस प्रकार की समस्याएं हैं जिनका संबंध किसी तरह से साइकोलॉजिकल प्रेशर से है, तो उनका अध्ययन भी हम कर सकते हैं। अब हम मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस के जनक सिगमंड फ्रायड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो सिगमंड फ्रायड थे, इनका वास्तविक नाम सिगमंड स्कोलोमो फ्रायड था। ये एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोलॉजिस्ट थे और इन्होंने अपने अध्ययन को यूनिवर्सिटी ऑफ वियना से प्राप्त किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने मनोविश्लेषण से संबंधित अनेक प्रयोग भी वहाँ पर किए। जो सिगमंड फ्रायड थे, उन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स साइकोलॉजी को दिए जिनकी वजह से आज भी वे जाने जाते हैं। उन्होंने व्यक्तित्व के संबंध में अपने साइको एनालिसिस के सिद्धांत को दिया और जो बेस्ड था इड, ईगो और सुपर ईगो पर, और उसके साथ ही साथ उन्होंने मन को भी चेतन, अर्धचेतन और अचेतन के रूप में सबसे पहले समझाने का प्रयास किया और व्यक्ति के व्यवहारों को उन्होंने अचेतन मन में चलने वाली क्रियाओं का एक दर्पण बताते हुए व्यक्त करने का प्रयास किया।
साथ ही साथ उन्होंने लिबिडो जो एक सेक्सुअल एनर्जी होती है उसके बारे में भी बताया। उन्होंने इरोस और थैनेटोस के बारे में भी बताया। इरोस को उन्होंने लाइफ इंस्टिंक्ट्स यानी कि व्यक्ति की जीने की जो इच्छा होती है उसके रूप में प्रदर्शित किया, और थैनेटोस डेथ इंस्टिंक्ट के रूप में मृत्यु का भय जो व्यक्ति के अंदर सदैव बना रहता है उसके रूप में व्यक्त किया, और ये व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं इन सभी बातों को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने लेखन के क्षेत्र में भी बहुत सारा योगदान दिया। उन्होंने बहुत सारी अपनी पुस्तकें प्रकाशित की। कुछ पुस्तकों के बारे में भी मैं आपको बता सकती हूँ। जैसे उन्होंने हिस्टीरिया में अध्ययन किया, सपनों की व्याख्या, द साइकोपैथी ऑफ एवरीडे लाइफ, कामुकता के सिद्धांत पर 3 निबंध, ईगो और आईडी, सभ्यता का और उसके असंतोष, मूसा और एकेश्वरवाद, इस प्रकार की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकों को भी लिखा। कुछ आत्मकथाएं भी है जो फ्रायड के बारे में जानकारी देती हैं। ब्रेगर और लुइस, इनके द्वारा फ्रायड के संबंध में दृष्टि के बीच में अंधकार, एक विश्लेषणात्मक जीवनी। फेरिस पॉल, डॉक्टर फ्रायड एक जीवन। गे पीटर, फ्रायड अ लाइफ फॉर आवर टाइम। रोजन पॉल, फ्रायड और उनके अनुयायी, इस प्रकार की कुछ आत्मकथाएं फ्रायड से संबंधित करते हुए लिखी गई हैं। अब हम फ्रायड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को जान लेते हैं। फ्रायड ने अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के रूप में जो थ्योरी दी है उसमें उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि फ्रायड ने बताया है कि मनुष्य के मानसिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है और उनके आधार पर ये बताया जा सकता है कि मनुष्य का व्यवहार उसके अचेतन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। चेतन से भी ज़्यादा प्रभाव उसके अचेतन का होता है। अचेतन से फ्रायड का तात्पर्य यहाँ पर क्या होता है अनकॉन्शियस माइंड, कि अचेतन मन मनुष्य की अनेक अतृप्त भावनाओं से संबंधित होता है, जहाँ पर उसकी दमित इच्छाएं, अतृप्त भावनाएं, ऐसी भावनाएं जो कि वो सामाजिक तौर पर ना तो व्यक्त कर सकता है और ना उनको पूर्ण कर सकता है। ऐसी इच्छाओं का एक संग्रह होता है जिनको कि वह अचेतन मन में संग्रहित रखता है, जो आगे चलकर कहीं न कहीं उसके व्यवहार को अत्यधिक रूप से प्रभावित करती हैं। व्यक्तित्व की संरचना को भी सिगमंड फ्रायड ने समझाने का प्रयास किया और उसके संबंध में उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स दिए। फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना को 2 मोटे भागों में बांटा, जिनमें से पहला गत्यात्मक यानी कि डायनेमिक एस्पेक्ट था और दूसरा स्थलाकृतिक या टोपोग्राफिकल एस्पेक्ट था। जो गत्यात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत सिगमंड फ्रायड ने इड, ईगो और सुपर ईगो का अध्ययन किया, और साथ ही साथ जो स्थलाकृतिक पक्ष है उनके रूप में उन्होंने चेतन, अर्धचेतन और अचेतन पक्षों का अध्ययन किया। मनोविश्लेषण को कभी कभी एक विशिष्ट नाम से भी जाना जाता है जिसको हम डेप्थ साइकोलॉजी कहते हैं, अर्थात गहन से किया गया मनोवैज्ञानिक अध्ययन। सिगमंड फ्रायड का महत्वपूर्ण योगदान मन के प्रकारों को समझाने के लिए किया जाता है। उन्होंने सर्वप्रथम मन को मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार उसको समझाने के लिए सबसे पहले मन को 3 भागों में विभाजित किया। उनके अनुसार मन 3 प्रकार का होता है। चेतन मन, जिसे हम कॉन्शियस माइंड के रूप में जानते हैं, पूर्व चेतन मन जिसको हम प्री कॉन्शियस माइंड या सब कॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, इसे कभी कभी अर्ध चेतन मन भी कहा जाता है। अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन क्या होता है यानी कि कॉन्शियस माइंड। चेतन मन को उन्होंने समझाने के लिए ये बताया कि जैसे कि एक आइसबर्ग होता है, उन्होंने अपने आइसबर्ग मॉडल से
इन तीनों मन की तुलना करते हुए इसको समझाने का प्रयास किया और ये बताया कि जैसे कि आइसबर्ग अगर पानी के अंदर डूबा हुआ है तो उसमें से उसका जो बाहर निकला हुआ भाग होता है वो उसका सिर्फ 10% हिस्सा होता है, उससे कहीं अधिक भाग पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। तो जो उसका बाहर निकला हुआ हिस्सा है वही मन का कॉन्शियस माइंड के रूप में होता है या चेतन मन के रूप में होता है। ये मनुष्य की पूर्ण जागृत अवस्था होती है और इसके अंदर अनुभूतियाँ और संवेदनाएं आती है, वे जिनको कि मनुष्य जानबूझकर करता है। और इसके अंदर मनुष्य के द्वारा किए गए वे सभी व्यवहार आते हैं जो कि वो सोच समझकर करता है और ऐसे व्यवहार जो कि वो सामाजिक रूप में प्रदर्शित कर सकता है। अब हम जानते हैं कि अर्ध चेतन मन, पूर्व चेतन मन या प्री कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है। जो सब कॉन्शियस माइंड होता है, इस पूर्व चेतन मन में ऐसी अनुभूतियाँ और संवेदनाएं होती हैं जिनका संबंध ना तो पूरी तरह से पूर्णतः चेतन मन से यानी कि कॉन्शियस माइंड से होता है और ना ही अचेतन मन से यानी कि अनकॉन्शियस माइंड, अर्थात ये कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड के बीच की अवस्था होती है। चेतन अवस्था में मनुष्य जो भी अनुभूतियाँ और संवेदनाओं को प्राप्त करता है उनको कुछ समय के बाद स्वाभाविक रूप से पूर्व चेतन मन में भेज दिया जाता है या वे चली जाती हैं। और जब मनुष्य को आवश्यकता होती है तो या जब मनुष्य प्रयास करता है तो पुनः थोड़ा सा ध्यान देने के बाद वो उन बातों को फिर से रिकॉल कर सकता है या वो उसको याद आ जाती हैं। ऐसी चीज़ें उसकी अर्धचेतन मन की अवस्था कहलाती है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि हम बहुत सारी बातों को अपनी डे बाय डे लाइफ में देखते हैं, हम वीडियोस में, हम टीवी पे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे अनुभव हमारे को अपनी डे बाय डे लाइफ में होते हैं जो कि कुछ समय तक हमारे कॉन्शियस माइंड में रहते हैं, हमें ध्यान में रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद स्वतः ही वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जैसे ही आवश्यकता होती है, जब हम चाहते हैं कि हम उनको रिकॉल करें, रिमेंबर करें, तो वो हमें पुनः से याद आ जाते हैं और फिर से हमारे कॉन्शियस माइंड में आ जाते हैं। अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में सिगमंड फ्रायड ने बताया कि मनुष्य के व्यवहार का बहुत बड़ा हिस्सा अचेतन मन पर निर्भर करता है। फ्रायड ने सर्वप्रथम मानव मस्तिष्क के इस अचेतन भाग की खोज की थी। उन्होंने इस सिद्धांत में सबसे अधिक महत्व अचेतन मन को दिया, जहाँ की वो अनुभूतियाँ संचित रहती हैं जिनको कि व्यक्ति सामाजिक रूप में पूर्ण नहीं कर पाता है, या हम ये कह सकते हैं कि उसकी कामुक, असामाजिक और अनैतिक जो भी चिंतन है, जो भी सोच है, इच्छाएं हैं जिनको कि वो सामाजिक तौर पे पूरा नहीं कर पा रहा था, वे वहाँ पर संचित रहती हैं, जिन्हें कि व्यक्ति लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहता है, या हम उसको उसकी डार्क साइड या उसका डार्क एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। इस कारण इन्हें चेतन मन से हटाकर व्यक्ति क्या कर देता है, अचेतन मन में दबा देता है, ताकि कोई भी उसके व्यवहार के इस पक्ष के बारे में जान नहीं पाए। ये सिगमंड फ्रायड का आइसबर्ग मॉडल कहा जा सकता है, जिसमें कि उन्होंने व्यक्ति के कॉन्शियस लेवल को समझाया है, जिसमें कि व्यक्ति के थॉट्स और परसेप्शन रहते हैं, उसकी सोच, उसकी विचारधारा, जो कुछ वो बाहर प्रदर्शित करना चाहता है, उसकी वो अनुभूतियाँ दिख रहती हैं, जो थोड़ा सा भाग ही होता है 10% के लगभग, पर इससे बहुत ज़्यादा भाग सबकॉन्शियस माइंड का और अनकॉन्शियस माइंड का होता है, जहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में उसकी मेमोरीज़ यानी कि उसकी जो
सोच है, चिंतन है, या जिनको वो याद रखना चाहता है, ऐसी चीज़ें होती है। और उसका स्टोर्ड नॉलेज होता है जो कि उसने समय समय पर अलग अलग जगह से हासिल किया है। और अनकॉन्शियस माइंड में व्यक्ति की बहुत सारी चीज़ें संचित होती है और जो उसके व्यवहार पर प्रभावित करती है, उसके व्यवहार के रूप में गाहे बगाहे दिखाई देती हैं, और जिनको वो दबा कर तो रखता है, पर जब समय आता है तो वो फिर से उठ खड़ी होती है, अनकॉन्शियस से कॉन्शियस में आने का प्रयास करती है। ऐसी चीज़ें जो उसके फियर्स हैं, अंदर छुपे हुए डर हैं, उसके वॉयलेंट मूवमेंट्स हैं, यानी कि अगर वो कहीं पर हिंसक होना चाहता है या उसको जिन बातों पर गुस्सा आता है, इस प्रकार की चीज़ें जिनको वो कंट्रोल करके अपने अंदर दबा कर रखता है। अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल ड्रीम्स होते हैं उसके, या उसके इरिटेशनल विशेज़ होती हैं जो कि वो लोगों के सामने ऐसी इच्छाएं जिनको व्यक्त भी नहीं कर सकता, वो इमोरल अर्जेस होते हैं, यानी कि अनैतिक कृत्य हैं जो वो करना चाहता है, घृणित ऐसे कुछ कृत्य हैं जो उसके माइंड में चलते हैं, वो चीज़ें होती हैं। या ऐसी सोच जिस पे उसको शर्मिंदा होना पड़े, या निंदनीय सोच होती है वो होती है, या कुछ उसकी सेल्फिशनेस होती है जिसको वो कभी किसी के सामने नहीं आने देता। ये सारी बातें उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती हैं, उसके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होती है, जिसको कि स्पष्ट रूप से बाहर नहीं देखा जा सकता है, किंतु उसके व्यवहारों के पीछे कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों का बहुत बड़ा हाथ होता है। सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना को समझना एक बहुत विशिष्ट प्रकार का एक मॉडल उन्होंने दिया, जिसमें कि व्यक्तित्व की संरचना को उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। फ्रायड ही ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कि अपने आत्म यानी कि सेल्फ और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो उसकी प्रकृति का एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक ढंग से अध्ययन किया, उसको समझाया और ये बताया कि उसका व्यक्तित्व जो होता है वो केवल कोई एक चीज़ नहीं है, बल्कि उसके अंदर अनेक तत्वों का समावेश होता है, वह उनका संग्रह होता है। उसको मिला करके एक व्यक्ति का व्यक्तित्व एज ए पर्सनैलिटी बाहर की ओर दिखाई देता है। उसके व्यक्तित्व के 3 पार्ट होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं इदम, अहम और परा अहम। वह व्यक्तित्व की उसका जो संरचना हमें दिखाई दे रही है, उसके गतिशील पक्ष होते हैं जो एक दूसरे के अंदर गतिशीलता प्रदान करते हैं, व्यक्तित्व के अलग अलग पक्षों को सामने की ओर लाते हैं और दिखाते हैं कि व्यक्ति के अंदर जो व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा है उसके अंदर उसके तीनों स्वरूप हैं, इड के, ईगो के और सुपर ईगो के, जिसको वो एक संयमित रूप में बाहर की ओर दिखाता है। इड क्या होता है, जिसको हम इदम के नाम से जानते हैं, वो व्यक्तित्व की ऐसी संरचना होती है जो जिसके अंदर उसकी जन्मजात प्रवृत्ति कही जा सकती है, जन्म से ही होती है, और वो प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर कार्य करती है, यानी कि जिस चीज़ से उसको खुशी मिलती है, जो उसको अच्छा लगता है और जो इंस्टेंट नीड्स हैं उसकी, जिसको लेकर के कि वो खुश महसूस करेगा, वो सारी बातें इसके अंदर संचित रह सकती हैं। और इसमें वो सारी चीज़ें भी स्टोर्ड रहती हैं जो उसकी मूल आदतें होती हैं, नैसर्गिक इच्छाएं होती है, बेसिक नीड्स जिनको वो पूरा करना चाहता है। अगर उसको भूख लगी है, उसको सिर्फ खाना ही है जो संतुष्टि प्रदान कर सकता है, तो ये उसकी बेसिक नीड्स हैं जो कि यहाँ पर संचित रहती है। उसके अनुसार यही मनोजैविकी ऊर्जा के स्रोत होते हैं, उसको इंस्टेंट सुख इन चीज़ों से मिलता है, प्लेजर प्रिंसिपल्स। यह सुख का सिद्धांत है कि उसको वो चीज़ मिलेगी तभी उसको सुख की प्राप्ति होगी। अच्छा, जो इदम है, इस इदम का संबंध काम शक्ति से भी है, जिसको कि फ्रायड ने लिबिडो नाम दिया था। अर्थात लिबिडो क्या है, लिबिडो सेक्सुअल एनर्जी को नाम दिया था उन्होंने, और इसी सेक्सुअल एनर्जी के थ्रू उन्होंने व्यक्ति को
और उसके जो मनोवैज्ञानिक पक्षों को समझाने का प्रयास किया। यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि लिबिडो के आधार पर उन्होंने व्यक्ति के जीवन को अलग अलग स्टेजेस में बांटा और ये जो लिबिडो या जो सेक्सुअल एनर्जी है वो एनर्जी किस तरह से आगे की ओर डाइवर्ट होती है और व्यक्ति के अलग अलग विकास की अवस्थाओं में किस किस रूप में विकसित होती है, इनको समझाने के लिए उन्होंने 5 मुख्य अवस्थाओं के रूप में भी उसको बांटकर समझाने का प्रयास किया, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें मनुष्य की अनैतिक, घृणित, कामुक एवं असामाजिक अनुभूतियाँ और संवेदनाएं भी होती हैं, जिन्हें हम दमित इच्छाएं भी कह सकते हैं। यह पूर्णतः अचेतन मन में कार्य करता है और उसे दमित इच्छाओं की पूर्ति के लिए अग्रसित करता है, अर्थात ये उसका अनकॉन्शियस माइंड है और जब तक ये इच्छाएं पूरी नहीं होगी वो खुश नहीं होगा। अपनी संतुष्टि के लिए, तुरंत संतुष्टि के लिए उसको मोटिवेट करता है कि चाहे कैसे भी हो मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, ये चीज़ मुझे चाहिए। अगर ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहे वो सही है चाहे गलत, जब तक मैं उसको नहीं करूँगा तब तक मुझे खुशी की प्राप्ति नहीं होगी या संतुष्टि की प्राप्ति नहीं होगी। और इसके लिए वो 2 क्रियाओं का सहारा लेता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का तथा प्राथमिक क्रियाओं का। मतलब ये काम एक तो जो हमारी बॉडी रिफ्लेक्स फॉर्म में, मतलब बिना सोचे समझे करना ही है और हो ही जाता है स्वतः ही, वो होती हैं, या प्राथमिक क्रियाएं होती हैं जिन्हें कि व्यक्ति को करना ही करना है और उनको किए बिना वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाएगा। और अहम यानी कि ईगो क्या होता है? ईगो को हम ये कह सकते हैं कि ईगो रियलिटी प्रिंसिपल्स पर काम करता है। रियलिटी प्रिंसिपल्स या रैशनल जो होता है वो, मतलब क्या होता है इसका कि यह कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों चीज़ों का एक समूहित रूप होता है, सम्मिलित रूप। इसमें व्यक्ति सामान्य रूप में व्यक्ति जो स्वयं है, उसका मैं, उसका जो अहम है, वही उसका क्या होता है? ईगो होता है। और इसका विकास हमेशा इदम से होता है, जो हमने पहले पढ़ा ना, इड, उससे होता है। अहम सहज गतियों पर नियंत्रण रखता है, वो हमारे कंट्रोलिंग का काम करता है। मतलब ऐसी थॉट्स जिनको हमें पूरा नहीं करना चाहिए, जिनको सामाजिक रूप में स्वीकृति नहीं मिलेगी, उन चीज़ों को रोकने का काम करता है और हमें वहाँ तक बाउंड करता है कि हमें किस रूप में सामने दिखाई देना है। तो हम यह कह सकते हैं कि यह हानिकारक प्रभावों से भी बचाता है और इस हेतु वह अपने पूर्व अनुभवों को फिर से रिकॉल करता है, अनकॉन्शियस माइंड से ऊपर की ओर ला करके एक पुलिसमैन की तरह काम करता है। वो व्यक्ति को डायरेक्ट करता है कि उसका व्यवहार कैसा होना चाहिए, कि वो संतुलित रूप से लोगों के सामने उसको प्रदर्शित कर सके। अहम इदम की अनुभूतियों और संवेदनाओं पर भी नियंत्रण रखता है, जो कि असामाजिक होती हैं। अहम को हम कह सकते हैं कि इसका चेतन मन जो होता है वह बुद्धि, इच्छा शक्ति और तर्क से युक्त होता है, इसीलिए वो सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का और या नियमित करने का प्रयास करता है तथा वास्तविक परिस्थितियों से संबंध रखता है। व्हाट इज़ द रियलिटी, क्या पक्ष है व्यक्ति का जो बाहर आना चाहिए, उसके बैलेंसिंग का काम करता है। और ये क्या करता है, जो व्यक्ति की कॉन्फ्लिक्टिंग डिमांड्स होती हैं, जो उस व्यक्ति के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रही है, उसके अंदर द्वंद्व पैदा कर रही है, उनको बैलेंस करने का काम करता है ताकि व्यक्ति का संतुलित व्यक्तित्व बाहर निकल कर आए। ये इड, ईगो और सुपर ईगो, मतलब जो इड और सुपर ईगो, इन दोनों के बीच का एक कनेक्टर की तरह काम करता है। अच्छा, अब हम इसके बाद जान लेते हैं कि परा अहम या सुपर ईगो क्या होता है। जो परा अहम होता है वो नैतिक मूल्यों और आदर्शों से संबंधित होता है, या हम ये कह सकते हैं कि ये मोरलिटी के प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। मोरलिटी के प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है तो क्या होगा कि व्यक्ति की उम्र, जब बच्चा बड़ा होने लगेगा
यानी कि 5-6 वर्ष का हो जाएगा तो वो ये समझने लगेगा कि क्या चीज़ों में नैतिकता है, क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त होती है, हमारे सांस्कृतिक संस्कार क्या हैं, हमारे आदर्श क्या हैं और उनके अनुरूप हमें क्या करना चाहिए। इन चीज़ों की समझ व्यक्ति में डेवलप हो जाती है। ये हमारे व्यक्तित्व का लास्ट पार्ट है जो डेवलप हो पाता है। और ये हमें कैसे प्राप्त होता है, ये हमें सोशलाइज्ड करने का प्रयास करता है ना। और इसमें क्या होता है, ये हमें मॉरलिटी सिखाता है और मॉरलिटी के प्रिंसिपल्स पर चलने का काम करता है। ये हमें राइट और रॉन्ग इन चीज़ों के बारे में बताने का प्रयास करता है और पराहम के द्वारा ही हमारे अंदर नैतिकता की भावना का विकास होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसका व्यक्ति के जीवन में वही स्थान है जो उसके जीवन में माता पिता का और शिक्षक का होता है। और फ्रायड के अनुसार जिन व्यक्तियों का अहम शक्तिशाली होता है उनका व्यक्तित्व भी संतुलित और समायोजित होता है, क्योंकि अहम इदम और परा अहम के बीच में सदैव संतुलन बना के रखेगा। और जिन व्यक्तियों का अहम कमज़ोर होगा उनका व्यक्तित्व संतुलित और समायोजित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से हम जैसा कि इसको चित्र के माध्यम से भी देख पाते हैं, फिर से रिकॉल कर सकते हैं हम कि जो इड होता है उसमें व्यक्ति की वो इच्छाएं होती है जो उसको कहती है आई वॉन्ट एट एनी कंडीशन। उसमें उसकी बेसिक इंस्टिंक्ट आ जाती हैं जिसमें व्यक्ति चीज़ों को इंस्टेंट वे में करना चाहता है। आई वॉन्ट इट नाउ, अभी का अभी उन चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है। और वहीं सुपर ईगो जो है उसके अंदर व्यक्ति का वो पहलू आता है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। ये थॉटफुल प्रोसेस उसके अंदर चलता है। सैद्धांतिक रूप से जो सही बातें होती है, जो नैतिक बातें हैं, मोरल बातें हैं, उन बातों को फॉलो किया जाता है। और इन दोनों के बीच का एक पहलू है जो इन दोनों का मिला जुला स्वरूप होता है। जहाँ पर व्यक्ति वास्तविकता के धरातल पर आ जाता है वहाँ पर व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर्म में क्या करूँ। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको डायबिटीज़ है, उसके सामने अगर आइसक्रीम रखी हुई है, उसके मन में जो विचार है उसका इड उसे ये कहने के लिए मोटिवेट करता है कि नहीं मुझे इसको खाना है, मैं खाऊंगा तो ही संतुष्ट होऊंगा और तभी मुझे अच्छा लगेगा, बेटर फील कर पाऊंगा। लेकिन जो उसका सुपर ईगो है वो उसको डायरेक्ट करता है कि बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में मुझे ये नहीं खाना चाहिए, डॉक्टर ने मुझे मना किया है, अगर मैं खाऊंगा तो मैं बीमार हो जाऊंगा, दिस इज़ अनहेल्दी फॉर मी। तो ये दोनों चीज़ें जो है ये उसके मन में एक अंतर्द्वंद्व की तरह होती है। लेकिन व्हाट इज़ द रियलिटी कि वो ये सोच समझकर निर्णय ले पाता है क्या कि उसका ईगो उसको ये समझाता है कि हाँ कंट्रोल्ड मैनर में अगर थोड़ा सा खा लिया जाए तो मैं शायद संतुष्ट भी हो जाऊंगा और मेरे शरीर को कोई ज़्यादा दुष्प्रभाव भी नहीं होगा। और इस प्रकार उसका व्यक्तित्व सामने आता है। इस प्रकार आज हमने फ्रायड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को पढ़ने का प्रयास किया। अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इसके अंदर जो सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने स्वप्न विश्लेषण का प्रयोग करके और व्यक्तियों को मानसिक रूप से उपचारित करने का प्रयास किया, इसकी काफ़ी सराहना भी की गई। किंतु आगे चलकर कई लोगों के द्वारा इसका विरोध किया गया और इसके संबंध में आगे चल कर के इस वाद को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करने में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपना साथ दिया। उनका तर्क ये है कि मनोविश्लेषण को पूर्ण रूप से सही तो नहीं माना जा सकता है, लेकिन कहीं न कहीं इससे व्यक्ति को साइकोलॉजिकली ट्रीट करने में मदद अवश्य ही प्राप्त हो सकती है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम फ्रायड के द्वारा जो स्टेजेस पढ़ाई गई थी उनको आगे वाले वीडियो में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।